का उज्ज्वला योजना पर बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने अतिरिक्त 75 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने की घोषणा की। अगले 3 वर्ष के भीतर महिलाओं को दिए जाएंगे कनेक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के फेज 3 को दी मंजूरी। लगभग 7,210 करोड़ रुपए की लागत से पूरा होगा फेज 3। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के गांधीनगर से किया आयुष्मान भव अभियान की वर्चुअल शुरुआत। देश के 35 राज्यों में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर लोगों के आयुष्मान कार्ड बनेंगे। आयुष्मान मेले लगेंगे और आयुष्मान गांव होंगे घोषित। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नाम पर की जाएगी चर्चा। और भाजपा का विपक्षी गठबंधन पर हमला तेज। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि शरद पवार के घर हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए जुटे 26 दल। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भगवान राम के अस्तित्व पर उठाया था प्रश्न। नमस्कार, मैं हूं मुकुल शर्मा, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट के फैसले की। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने अतिरिक्त 75 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने की घोषणा की है। अगले 3 वर्षों में एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को मिलेंगे। एक तो आपको याद होगा, रक्षाबंधन और ओणम के त्योहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने रसोई गैस के जो एलपीजी के सिलेंडर के दाम है उसको कम किया था। 1100 रुपए से कम करके 900 रुपए कर दिया, 200 रुपए कम किए। और जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको 900 पे भी 200 रुपए की और छूट जो सब्सिडी के रूप में मिलती रहनी थी। 9 करोड़ 60 लाख रसोई गैस के सिलेंडर अब तक दिए जा चुके हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 75 लाख मुफ्त एलपीजी के कनेक्शन अब और दिए जाएंगे मांग को देखते हुए, ताकि गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। और अगले 3 वर्षों तक 2023-24, 24-25, 25-26 इनमें 75 लाख कनेक्शन महिलाओं को मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के फेज 3 को भी मंजूरी दे दी है। इसे लगभग 7,210 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। दूसरा निर्णय जो है वो ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज 3 को आज मंजूरी मिली है। और ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट के फेज 3 को लगभग 7,210 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। इन ई कोर्ट्स का उद्देश्य ऑनलाइन और पेपरलेस कोर्ट्स की स्थापना करना है, जिससे न्यायिक व्यवस्था को नागरिकों के लिए सुलभ, किफायती, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाया जा सके। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुष्मान भव अभियान का वर्चुअली शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअली रूप से शामिल हुए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया आयुष्मान भव अभियान एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है, जिसका उद्देश्य देश के हर गांव और शहर तक पहुंचने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज प्रदान करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत की। राष्ट्रपति ने आयुष्मान भव अभियान के तहत आयुष्मान भव ऐप भी लॉन्च किया। इस ऐप को लाभार्थी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना आयुष्मान कार्ड खुद बना सकते हैं। आयुष्मान भव अभियान में आयुष्मान भारत आपके द्वार 3.0 की शुरुआत की जाएगी, जिसका मकसद आयुष्मान भारत योजना के बचे हुए लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड मुहैया कराना है। आयुष्मान भव अभियान के तहत देश के 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आयुष्मान मेले का आयोजन किया जाएगा, जहां लोगों को मुफ्त में जांच, टीकाकरण,
टेली कंसल्टेशन, मुफ्त दवा दी जाएगी और इलाज भी किया जाएगा। गैर संचारी बीमारियों की जांच भी की जाएगी। साथ ही सरकार की योजनाओं के बारे में यहां जानकारी भी दी जाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य देश भर में सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम में कई राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सांसद, विधायक और बनारस सहित कई शहरों के लोग भी जुड़े हुए थे। आयुष्मान भव जैसे सर्वसमावेशी पहल के लिए मैं डॉक्टर मनसुख मंडविया जी तथा उनकी पूरी टीम की बहुत सराहना करती हूँ। कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे तथा कोई भी गांव पीछे न छूटे, यानी 100% लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके, ये लक्ष्य सही अर्थ में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारे देश को सफल बनाएगा। आयुष्मान भव अभियान के तहत पूरे देश में आयुष्मान सभाओं का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें आयुष्मान कार्ड वितरण, आभा आईडी का निर्माण और नागरिकों को गांव और ब्लॉक स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से स्वास्थ्य योजनाओं के विषय में जागरूक किया जाएगा। जिस गांव में 100% आयुष्मान कार्ड आभा आईडी कार्ड बन जाएगा और उस गांव के सभी टीबी मरीजों की जांच के साथ सिकल सेल एनीमिया की जांच पूरी हो जाएगी, उस गांव को आयुष्मान गांव घोषित किया जाएगा। आयुष्मान भव अभियान में एक महत्वपूर्ण स्तंभ आयुष्मान मेला है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और सीएससी स्तर पर आयुष्मान मेला का आयोजन किया जाएगा। देश के 160 लाख से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हफ्ते में एक बार हेल्थ मेला लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के तौर पर मनाया जाता है। सेवा पखवाड़े के तहत अंगदान के लिए शपथ और रक्तदान का विशेष अभियान चलाया जाएगा। रक्तदान के लिए ई रक्त कोष पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी कराया जा सकता है। अब तक इस पर 4000 एनजीओ ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। आगरा में 17 सितंबर को एक साथ 3 से 4000 लोग अंगदान की शपथ लेंगे। सेवा पखवाड़ा के तहत ही निक्षय मित्र को सम्मानित किया जाएगा। सेवा पखवाड़ा के दौरान हर गांव और अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। उम्मीद है कि इस साल प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर पूरा देश उन्हें आयुष्मान गांव के रूप में तोहफा देगा। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल की बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखेंगे। इस अत्याधुनिक रिफाइनरी को लगभग 49,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। यह लगभग 1200 केटीपी यानी किलोटन प्रतिवर्ष एथिलीन और प्रोपलीन का उत्पादन करेगी, जो कपड़ा, पैकेजिंग, फार्मा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। इस व्यापक परियोजना से रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा और पेट्रोलियम क्षेत्र में छोटे उद्यमियों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नर्मदापुरम जिले में विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण क्षेत्र में 10 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें इंदौर में 2 आईटी पार्क, रतलाम में 1 मेगा औद्योगिक पार्क और पूरे मध्य प्रदेश में 6 नए औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी, जैसा हमने आपको बताया कि कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर भी रहेंगे। पीएम छत्तीसगढ़ में कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम छत्तीसगढ़ में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने रायगढ़ से सांसद गोमती साई से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में आ रहे हैं। विकास की कई बड़ी परियोजनाओं को भी साथ में लेके आ रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हमारे साथ रायगढ़ की सांसद मौजूद है, गोमती जी। हम उनसे बात करते हैं। मैडम, प्रधानमंत्री का रायगढ़ आना, इसके पहले भी आए हैं, अभी आना और इतने सारी विकास की परियोजनाएं साथ लाना कितना मायने रखता है इस पूरे जिले के लिए, छत्तीसगढ़ के? बड़ा हर्ष और उल्लास का विषय बना हुआ है। एक त्योहार की तरह मतलब रायगढ़ में हो गया है। आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ काम में लगे हुए हैं कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ऐसा भाव लोगों के मन में पहले से ही है। लाखों की संख्या में लोग का आने की तादाद हम लोगों को पता है।
और रही बात सौगात का, तो जहां मोदी जी आते हैं आज पहले से मोदी जी के आने से पहले सौगात पहुंचा हुआ है, ट्रेन का विषय हो या फिर जल जीवन मिशन का हो या फिर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, जो काम छत्तीसगढ़ में दिख रहा है केंद्र सरकार का ही दिख रहा है और मोदी जी के आने से पहले सौगात आ चुका है। अभी गैस की सब्सिडी जो है उन्होंने और कम किया है 200 रुपए। इसका कितना लाभ आपने यहाँ के क्षेत्र में देखा है? जो उज्ज्वला योजना में लाभान्वित है उनके लिए 200 ही नहीं, उन लोगों के लिए तो 400 छूट हो रहा है। तो ये बड़ा मतलब महिलाओं के मन में बहुत बड़ा भाव जागा है। मोदी जी का कार्य एक एक व्यक्ति, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे 5 किलो चावल हो या फिर वैक्सीन हो, ये सारा चीज बहुत मायने रखता है। कोविड काल से तो ये सारा चीज छोटा भले लगता है लोगों के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ा मदद है लोगों के लिए। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ के लोग जो यहाँ पे ग्रामीण लोग हो उनकी बात करें, शहर के लोग की बात करें, औद्योगिक क्षेत्र है रायगढ़ और ट्राइबल इलाका भी है, ऐसे में यहाँ के लोगों को काफी उम्मीद है कि मोदी जी के यहाँ पर आने से यहाँ पर विकास के साथ साथ छत्तीसगढ़ पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम और रोशन करेगा। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, रायगढ़। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल छत्तीसगढ़ में रेल क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने रायगढ़ क्षेत्र में एसईसीएल के महाप्रबंधक हेमंत शरद पांडे से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के प्रोजेक्ट की भी शुरुआत करेंगे, उसका भी इनॉग्रेशन करेंगे और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रायगढ़ एरिया के जो जीएम है हमारे साथ हेमंत शरद पांडे जी। हेमंत जी, सबसे पहले क्या प्रोजेक्ट है इसके बारे में थोड़ा हमें ब्रीफ से बताइए। रायगढ़ एरिया जो है ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एरिया है एसईसीएल का और एक अपकमिंग एरिया है। इस एरिया में लगभग 18 बिलियन टन कोल रिजर्व्स है और उसमें हमारे अभी 4 प्रोजेक्ट्स रनिंग प्रोजेक्ट्स है, जिससे हम लोग इस साल 16.05 मिलियन टन का उत्पादन करने वाले हैं। रायगढ़ एरिया का एक इशू ये है कि यहाँ पे रेल नेटवर्क नहीं था और रेल नेटवर्क नहीं होने से सारा जो कोयले का जो हमारे को डिस्पैच करना पड़ता है वो बाय रोड करना पड़ता है। खरसिया से धर्मजयगढ़ इतना दूरी 124.8 किलोमीटर की दूरी का ये प्रोजेक्ट, जिसका फेज 1 अभी कंप्लीट होके इसको लोकार्पण करने के लिए हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पधार रहे हैं। बेनिफिट जो इंडस्ट्रीज है सिर्फ उन्हीं को होगा या इस रेल रूट का जो बेनिफिट है वो पैसेंजर्स को भी होगा? उसमें पैसेंजर्स ट्रेन भी दौड़ेंगे? जी, पैसेंजर ट्रेन भी दौड़ाने का इस पर ये है गवर्नमेंट का विचार है और ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि ये है। एक तो बहुत ही ज्यादा ट्राइबल एरियाज है इस इलाके में और उन लोग के लिए जब ये रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, पैसेंजर ट्रेन जब मिलेगी, उससे भी उनको बहुत ज्यादा पूरे प्रदेश को, इस रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट को ओवरऑल बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। क्या चैलेंजेस रहेंगे? जी, ये 2013 में इसका MOU फॉर्म होकर ये कंपनी बनी थी। इसमें 2 कंपनी बनी थी सब्सिडरी, एक CERL और CWERL। तो ईस्ट वाला जो लिम है वो अभी हम लोग कंप्लीट किए। 16,000 करोड़ लागत का टोटल हुआ ये प्रोजेक्ट और इसमें बहुत सारे साइडिंग्स बने हैं जिसमें अलग अलग जगह से कोयले का प्रेषण अब किया जाएगा। इसके अलावा जो और कॉरिडोर से उनको क्या करने की टारगेट लेके चल रहे हैं? उनका हम लोग का उसमें भी कार्य चालू हो गया है और अगले 2 साल में उसको भी कंप्लीट करने की संभावना है। हमारे जो मेगा प्रोजेक्ट्स है वो भी पेंड्रा रूट के तरफ कनेक्ट हो जाएंगे और कोयले की आपूर्ति का जो मार्ग है चारों तरफ से एकदम सुफल होके और बहुत अच्छे से इसका लॉजिस्टिक्स का हमारा जो मैनेजमेंट है वो होगा। 14 तारीख का जो कार्यक्रम है उसमें हमारे 4 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, जिसमें एक की कोयला मिनिस्ट्री जिसका CERL का लोकार्पण है। इसके अलावा जो रेल मिनिस्ट्री के जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं वो उनकी रेलवे लाइंस जो है वो एक कनेक्टिविटी जो 3rd लाइन कनेक्टिविटी जिसको बोलेंगे, जहाँ डबल लाइन थी वहाँ 3rd लाइन, उसका भी लोकार्पण है। इसके अलावा 9 क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स का जो शिलान्यास करेंगे हमारे परम आदरणीय PM नरेंद्र मोदी साहब। काफी कुछ जो है बड़ी सौगात प्रधानमंत्री 14 सितंबर को छत्तीसगढ़ को देने वाले हैं, जिससे न सिर्फ छत्तीसगढ़ का बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को
फायदा मिलेगा, यहाँ के लोगों को फायदा मिलेगा। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, रायगढ़। तो कल प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे, जहां पे नई सौगात राष्ट्र को मिल सकेंगी। बुलेटिन में फिलहाल हमारे रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सप्रू हाउस लाइब्रेरी के नवीनीकरण के बाद नई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। सप्रू हाउस लाइब्रेरी देश की पुरानी सप्रू हाउस लाइब्रेरी में से एक है, जिसकी स्थापना 1943 में हुई थी। तेज बहादुर सप्रू जी के नाम पर बनी ये लाइब्रेरी देश की आधुनिकतम लाइब्रेरी है, जहां अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पुस्तकों और जर्नल की विस्तृत श्रृंखला है। केंद्र सरकार समाज के निचले स्तर के कामगारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आ रही है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी इस योजना का शुभारंभ करेंगे। जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। अनादिकाल से जिन्होंने अपनी प्रतिभा और परिश्रम से भारत के कण कण को जोड़ा, अपने हाथों के हुनर से सदियों पुरानी परंपराओं को संजोया, हमारी विरासत में जिनके कौशल की झलक दिखाई देती है, ऐसे शिल्पकारों और कारीगरों के उत्थान हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन एवं मार्गदर्शन से भारत सरकार ने उठाया एक ऐतिहासिक कदम, पीएम विश्वकर्मा। विश्वकर्मा भाई बहनों की पहचान की एक पहल। ये विश्वकर्मा वो हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और कौशल के साथ हमारे देश को अपने सक्षम कंधों पर उठा रखा है। हमारी गुरु शिष्य की परंपरा विरासत से लेकर वर्तमान अर्थव्यवस्था तक इनके परिश्रम का बड़ा हाथ है। उनके परिश्रम को सराहते हुए तमाम विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए पीएम विश्वकर्मा भारत सरकार की एक ऐसी पहल है जिससे हमारे देश के करोड़ों शिल्पकारों, दस्तकारों और कारीगरों के हाथ और भी मजबूत होंगे। इस योजना के अंतर्गत 18 प्रकार के शिल्प एवं व्यवसाय चिन्हित किए गए हैं। पीएम विश्वकर्मा द्वारा अपने हाथों और औजारों के बल पर कार्य करने वाले विश्वकर्मा भाई बहनों को आत्मनिर्भर बनने और उन्हें विकास की मुख्य धारा के प्रवाह के साथ जोड़ने के लिए कम ब्याज पर आसान ऋण, कौशल वर्धन, विपणन सहायता जैसे लाभ दिए जाएंगे। शिल्पकार एवं कारीगर मित्र अपने मोबाइल नंबर और आधार कार्ड द्वारा अपने नजदीकी कॉमन सेवा केंद्र यानी सीएससी द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि आसान और बिल्कुल मुफ्त है। पहले चरण में आपके आवेदन का गांव की पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारी द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा तथा वेटिंग के लिए जिला कार्यान्वयन समिति के पास भेजा जाएगा, जिसमें जिला अधिकारी एवं उद्योग केंद्र के अधिकारी होंगे। इसके बाद हर प्रदेश में बनी स्क्रीनिंग समिति, जिसमें एमएसएमई तथा स्थानीय बैंक के अधिकारी होंगे, वेटेड आवेदनों का अनुमोदन करेगी। आवेदन के वेरिफिकेशन, वेटिंग और अनुमोदन पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और विश्वकर्मा मित्रों को इसके लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। सफल पंजीकरण पर विश्वकर्मा मित्रों को एक सर्टिफिकेट तथा आईडी कार्ड दिया जाएगा, जो विश्वकर्मा मित्रों को पहचान एवं उचित सम्मान दिलाएगा। कौशल मूल्यांकन के बाद
15,000 रुपए तक की टूल किट सहायता प्रदान की जाएगी। इसके बाद लाभार्थी बुनियादी कौशल प्रशिक्षण ले सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें प्रतिदिन 500 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इच्छुक लाभार्थी उन्नत कौशल प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। बुनियादी कौशल प्रशिक्षण के पूरा होने पर कारीगर और शिल्पकार पहली किश्त में बिना किसी गारंटी के सिर्फ 5% ब्याज पर 1 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। पहली किश्त के सफल भुगतान और डिजिटल लेन देन करने या उन्नत कौशल प्रशिक्षण पूरा करने पर दूसरे वित्तांश के रूप में 2 लाख रुपए तक ऋण भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से अब विश्वकर्मा की न केवल आय में वृद्धि होगी, बल्कि उत्पाद क्षमता भी बढ़ेगी और वो अब अपना उत्पाद दूर के बाजारों में बेहतर कीमतों पर बेच सकेंगे। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में तो सुधार आएगा ही, साथ ही साथ उनका पारंपरिक ज्ञान और कौशल भी आने वाली पीढ़ियों के लिए बना रहेगा। इस योजना के तहत भारत सरकार की ये अटल चेष्टा है कि देश के कोने कोने में सभी विश्वकर्मा सक्षम बने, उन्नति करें और देश की प्रगति में भागीदार और साझीदार बने। पीएम विश्वकर्मा देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। ये शुरुआत है उन अनगिनत विश्वकर्मा को धन्यवाद करने की, जिनके अटूट परिश्रम और दृढ़ता से भारत की नींव बनी है। इसकी अधिक जानकारी के लिए pmvishwakarma.gov.in या अपने नजदीकी कॉमन सेवा केंद्र पर संपर्क करें। दशकों तक नहीं गया जिन पर किसी का ध्यान, अब हर उस वंचित का होगा उत्थान। विश्वकर्मा योजना से पारंपरिक कौशल वाले लोगों को फायदा मिलेगा, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी, जिसे लेकर कारीगरों और शिल्पकारों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। योजना का उद्देश्य परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक लाभ देकर उन्हें स्वावलंबी बनाना है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में जहां कामगार विश्वकर्मा योजना को सराह रहे हैं, वहीं उन्हें उम्मीद है कि इस योजना से उनके व्यवसाय को भी मजबूती मिलेगी। विश्वकर्मा योजना चल रही, पीएम विश्वकर्मा योजना है। यहाँ पे ट्रेनिंग होगा 10 दिन का। 10 दिन के बाद में 4,000 रुपये मिलेंगे मुझे। उसके बाद में मुझे 15,000 रुपये का चेक मिलेगा। उसके द्वारा हम सामान खरीदेंगे। अगर भविष्य में मुझे कोई जरूरत पड़ी तो 1 लाख रुपया लोन लेंगे। उस लोन से अपना धंधा करेंगे और धंधा करके धंधा को आगे बढ़ाएंगे। जानकारी अप्लाई किए सर, जैसे मोची वाला काम करते हैं इसलिए अप्लाई किए हैं, तो उसी काम करना है हमको। ट्रेनिंग भी अगर देंगे तो भी आगे करेंगे। हम यहाँ ये पीएम विश्वकर्मा योजना में आए हैं। हम लोग फार्म ऑनलाइन कराए थे। इसमें आज हम लोगों का ट्रेनिंग है। उस ट्रेनिंग में आए थे और हमको 10 दिन की ट्रेनिंग होगी। उसमें हमको 4,000 रुपया मिलेगा और फिर हमको औजार मिलेगा। या औजार के बदले हमको 15,000 रुपया मिलेगा। हम लोग आए हैं पीएम विश्वकर्मा समाज से। यहाँ पर हम लोग ऑनलाइन कराए थे। कुछ सरकार के तरफ से हम लोगों को मिलेगा पैसा, विश्वकर्मा समाज से हम लोग उसके लिए पैसा मिलेगा और ट्रेनिंग होगी हमारी। हमें औजार मिलेगा। उसके बाद में अगर हो सकेगा तो हमें सरकार लोन भी देगी औजार के लिए, धंधा के लिए। योजना अंतर्गत हमारे जो परंपरागत कारीगर हैं, जैसे बढ़ई, लुहार, सुनार, मोची, नाव की मरम्मत करने वाले, जाल बुनने वाले, हलवाई को छोड़कर टेलर, इन ट्रेडों के जो परंपरागत कारीगर हैं उनको विश्वकर्मा पीएम विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत 5 दिन का प्रशिक्षण प्रदान करके उनको ई वाउचर दिया जाएगा। टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए का ई वाउचर दिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगर और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के जरिए मान्यता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ साथ ये सुनिश्चित करना है कि कारीगर और शिल्पकार घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ भी जुड़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
वहीं आगरा में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के नेतृत्व में कलश यात्रा निकाली गई। भोगीपुरा स्थित वाल्मीकि वाटिका से शुरू हुई कलश यात्रा में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, महानगर अध्यक्ष भानु महाजन सहित पार्टी पदाधिकारियों ने घर घर जाकर कलश में मिट्टी और चावल एकत्रित किए। इन कलशों को दिल्ली ले जाया जाएगा, जहां एक अमृत वाटिका बनेगी और इस वाटिका में प्रत्येक कलश की मिट्टी से पेड़ लगाया जाएगा। भाजपा नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दिल्ली में आज शरद पवार जी के घर एएचसीसी यानी एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है। इसमें हिंदू धर्म को किस प्रकार समाप्त किया जाए इसे लेकर 26 दल आज बैठक करेंगे, लेकिन इससे पहले ही गठबंधन में आपसी तनाव की खबरें आ रही हैं। एएचसीसी एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी किस प्रकार से हिंदू धर्म को समाप्त किया जाए उसको लेकर 26 दल आज बैठने वाले हैं। मगर सुबह से यह भी देख रहे हैं कि आपस में खींचातानी, कोऑर्डिनेशन हो उससे पहले नॉन कोऑर्डिनेशन, नॉन कोऑपरेशन शुरू हो गया है। हरियाणा में सीट कैसे बटेगी, जेडीयू में क्या होने वाला है, अधीर रंजन चौधरी जी ममता बनर्जी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। डिसकोऑर्डिनेशन आरंभ हो गया है। इस दौरान संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस और उसके नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी लगातार सनातन के अपमान पर चुप क्यों हैं। देश की जनता उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ के लिए गांधी परिवार को और कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। आक्रमण करते हुए सोनिया जी के कहने पर जब कांग्रेस पार्टी ने कहा भगवान राम तो है ही नहीं, उसी दिन हम समझ गए थे कि दिस इज नॉट अ डिजास्टर ऑफ स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ फुट इन माउथ डिजीज, दिस इज अ डिजाइन। आप सोचिए, जिस दिन भगवा आतंकवाद कहा गया, हिंदुओं को आतंकवादी कहा गया, जिस दिन राहुल गांधी ने कहा हमें सिम्मी से खतरा नहीं है, हमें हिंदुओं से खतरा है, दैट वाज नॉट अ डिजास्टर इन स्टेटमेंट, इट वाज अ डिजाइन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 36 अनुषांगिक संगठनों की अखिल भारतीय समन्वय बैठक का आयोजन 14 से 16 सितंबर के बीच महाराष्ट्र के पुणे में होगा। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर और डॉक्टर प्रवीण ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। इस बैठक में आरएसएस के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले भी शामिल होंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।